हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो आज इस लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम डिटेल में देखेंगे फाइनल अकाउंट क्या होते हैं, इन्हें कैसे और क्यों जो है प्रिपेयर किया जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में हम कवर करेंगे। तो फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइनल अकाउंट का मीनिंग समझते हैं कि फाइनल अकाउंट बेसिकली हमारे यहाँ पर होते क्या है। और फाइनल अकाउंट को समझने से पहले हमें यहाँ पर अकाउंटिंग के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हमारे यहाँ पर अकाउंटिंग की पीरियड कॉन्सेप्ट, उसके बारे में हमें यहाँ पर जानना जरूरी है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट सिंपली हमें क्या कहता है कि बिजनेस के अंदर जो हमें यहाँ पर अकाउंटिंग करनी है ना, वो एक स्पेसिफाइड लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए करनी है। जैसे कि मान लो 1 साल, यानी कि हमें जो है 1 साल तक बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन आ रही हैं उनकी यहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी है। और जैसे ही यहाँ पर 1 साल पूरा होता है तो हमें रिकॉर्डिंग बंद करके जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किया है इनका हमें क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है, इनका प्रॉपर एनालिसिस करना है, ताकि इन ट्रांजेक्शन की बेस पर हम अपने बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है गेन कर सके। जैसे कि इस टाइम पीरियड पर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, ये इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर ले सके। तो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, क्रिटिकल एग्जामिन करने के लिए जो बिजनेसेस होते हैं इनको यहाँ पर कई जो है अकाउंट जो है मेंटेन करने पड़ते हैं, कई अकाउंट जो है यहाँ पर ओपन करने पड़ते हैं। इन अकाउंट को ओपन करने का मेन पर्पस क्या होता है कि ये जितनी भी हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है इसकी यहाँ पर एक समरी प्रिपेयर किया जा सके, ताकि हम जो है यहाँ पर आसानी से अपने बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उसको हम क्रिटिकल एग्जामिन कर पाए, ठीक है, और उनका यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस कर सके। तो ये जो अकाउंट्स होते हैं ना, इन्हीं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनको कंपनी जो है फिजिकल ईयर खत्म होने के बाद जो है बनाती है। और पर्पस क्या होता है कि इसमें जितने भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसकी एक समरी प्रिपेयर किया जा सके और जिससे अपने बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर ली जा सके। क्लियर है आपको? तो यहां पर आपको फाइनल अकाउंट जो है क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से अब इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफाइंस फाइनल अकाउंट। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो एक्यूरेटली फाइनल अकाउंट को डिफाइन करते हैं। पहला देखो क्या है, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ फिस्कल ईयर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारे जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो साल के एंड में बनाए जाते हैं। क्लियर है, बिगिनिंग में नहीं। नेक्स्ट क्या है, फाइनल अकाउंट्स आर ओनली यूजफुल फॉर ऑनर्स ऑफ अ बिजनेस, नॉट फॉर द मैनेजमेंट और अदर इंटरेस्टेड पार्टी। यानी कि जो फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स के बेनिफिट के लिए होते हैं, यानी कि उसका यूज जो है वो ऑनर्स ही कर सकते हैं, बाकी के लिए वो इररेलेवेंट होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि देखो जो यहां पर कंपनी के फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो ऑनर के लिए भी उतने ही ज्यादा जरूरी होते हैं और उतने ही ज्यादा मैनेजमेंट के लिए भी यहां पर जरूरी होते हैं। ठीक है, ऑनर को जानना है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, जिसके ऊपर उसकी जो रिटर्न है वो डिपेंड करती है। मैनेजमेंट को बिजनेस को चलाने के लिए कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिनके लिए उनको अपने बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है चाहिए होती है, जो कि उनको इन फाइनल अकाउंट से मिल जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या होगी, गलत होगी। नेक्स्ट है, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर टू गिव अ प्रिसाइज आइडिया ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस। यानी कि फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है एक प्रिसाइज आइडिया देने के लिए कि एक पर्टिकुलर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बारे में। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन सी होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये एक्यूरेटली डिफाइन करता है हमारे यहां पर फाइनल अकाउंट को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो क्या है, विच ऑफ दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन। यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसको पूरा करने के लिए हम लोग यहां पर फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो पहला देखो क्या है, टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड बाय कंपनी इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। यानी कि 1 साल के पीरियड में फाइनेंशियल जो ईयर है हमारा, उसमें एक बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या फिर कितना लॉस सफर किया है, उसको जानने के लिए तो बिल्कुल ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। इससे हमें अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता लगता है। नेक्स्ट है, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। यानी कि एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, क्या वो फाइनेंशियली स्टेबल है, अनस्टेबल है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है, उसको जानने के लिए तो बिल्कुल ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट होगा टू गिव इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। यानी कि जो यूजर्स है, यानी कि जो ऑनर्स है, जो क्रेडिटर्स हैं, जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड है, उनको अपने बिजनेस के बारे में बताना, अपने बिजनेस की सॉल्वेंसी के बारे में यहां पर बताना। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पर होता है, क्योंकि देखो जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं ना, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव हमारा मेनली होता है कि हम इसको रिपोर्ट कर पाए हमारे यूजर्स को, ताकि उसके बेस पर वो हमारी कंपनी के बारे में जो है जान सके और फर्दर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वगैरह ले सके। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे यहाँ पर फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है,
फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ फर्म इंक्लूड, यानी कि एक कंपनी एक फर्म के फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन सी चीजें यहाँ पर होती है। पहला बैलेंस शीट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर बता दूं मैं आपको यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यानी कि फाइनल अकाउंट के ये तीन मेन यहाँ पर जो है कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से जो यहाँ पर बैलेंस शीट होता है, ठीक है, बैलेंस शीट होता है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको प्रिपेयर किया जाता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसके बारे में जानने के लिए। उसके बाद देखो ये जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और ट्रेडिंग अकाउंट होता है, इनको प्रिपेयर किया जाता है, इनको बनाया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कितना प्रॉफिट जो है यहाँ पर कमा रही है। क्लियर है? तो अगर मैं इन दोनों को साथ में एक वर्ड देना चाहूँ तो यहाँ पर मैं इनको जो है साथ में इनकम स्टेटमेंट का भी नाम जो है यहाँ पर दे सकता हूँ। दोनों को बनाया जाता है ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का यहाँ पर जो है पता लगाया जा सके। क्लियर है आपको? तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर हमारे फाइनल अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो वो भी यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ द अबव ही होगा, क्योंकि ये हमारे पार्ट्स होते हैं फाइनल अकाउंट्स की। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज अकाउंट्स आर प्रिपेयर टू शो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से कौन सा ऐसा हमारा यहाँ पर अकाउंट होता है जिसको प्रिपेयर किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट शो करने के लिए। पहला देखो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा क्या है बैलेंस शीट, तीसरा क्या है ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर यहाँ पर देखो क्या होगा, ऑप्शन सी ट्रेडिंग अकाउंट इज अ करेक्ट आंसर। तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन की अगर प्रॉफिटेबिलिटी को जानना है तो उसके लिए हमें दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। एक हमारा होता है यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, और एक होता है हमारा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब ये दो अकाउंट हमें क्यों मेंटेन करने की जरूरत होती है, तो यहाँ पर देखो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसको हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, जो हमारी यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज हमने यहाँ पर की है उसमें हमने कितना प्रॉफिट जो है वो कमाया है, वो जानने के लिए हम लोग यहाँ पर जो है ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करते हैं। यानी कि कोर ऑपरेशन से, यानी कि जो हमारा मेन ऑपरेशन है, जो मेन बिजनेस है, उससे हमने यहाँ पर कितना प्रॉफिट जो है जनरेट किया है उसको जानने के लिए हमने यहाँ पर जो है ट्रेडिंग अकाउंट जो है मेंटेन करते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए हम यहाँ पर जो है प्रिपेयर करते हैं कि एक बिजनेस ने ओवरऑल जितने भी खर्चे थे, जितने भी रेवेन्यू थे, उससे कितना प्रॉफिट यहाँ पर जो है जनरेट किया है। क्लियर है आपको? अब देखो डिटेल में हम यहाँ पर इनको स्टडी करेंगे, इनके कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें से हमारी कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो एक्यूरेटली डिस्क्राइब करती है हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट की। तो पहले देखो क्या है, द ट्रेडिंग अकाउंट फोकसेस ऑन अ कंपनीज ट्रेडिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें मेनली हमारी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज का मतलब जो सेल परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है उसको हम यहाँ पर जो है शो करते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पर लिखा भी है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। उसके बाद देखो इट समराइजेस कंपनीज रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर एक कंपनी के एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर जितने भी रेवेन्यूज हैं, ठीक है, खास करके जो हमारे यहाँ पर कोर बिजनेस ऑपरेशंस को करके आए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो हमारे गुड्स को हमने यहाँ पर सोल्ड किया उसकी जो कॉस्ट आई है, और साथ के साथ जो ग्रॉस प्रॉफिट जो है कमाया है उसको हम यहाँ पर शो करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम इट्स कोर बिजनेस ऑपरेशन। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ये पता लगता है कि कोई बिजनेस जो है अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन से कितना प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर पा रही है, रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। अब ये कोर बिजनेस ऑपरेशन क्या होता है, तो सिंपल यहां पर बताऊं, मेन का जिसके लिए हमने बिजनेस जो है स्टार्ट किया है, जैसे एग्जांपल के मान के चलो XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसका मेन बिजनेस क्या है, यहां पर कार को बना के मार्केट में सेल करना, ठीक है। तो कार को बनाना, मार्केट में सेल करना, इसी को हम यहां पर क्या कहते हैं, कोर बिजनेस ऑपरेशन। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन को करके कितना पैसा जो है वो जनरेट कर पा रही है। क्लियर है आपको? तो यहां पर हमारा थर्ड स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या है, द ट्रेडिंग अकाउंट प्राइमरली हाईलाइट्स अ कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल गेन्स। यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर जितने भी हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है उसको शो करते हैं, और जितने भी कैपिटल गेन्स है उसको हम यहाँ पर शो करते हैं, और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है मिलती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करती, ये गलत है। तो पहले जो तीन स्टेटमेंट है वो एक्यूरेटली डिफाइन करती है हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट को। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चौथी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है रिगार्डिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट
क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है रिगार्डिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहले देखो क्या है, ए ट्रेडिंग अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओनली, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पर गुड्स की हम सेल करते हैं उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती है सिर्फ और सिर्फ हम उसी को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। और गुड्स का मतलब क्या है, वो गुड्स जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए XYZ लिमिटेड कंपनी है, वो यहाँ पर जो है कार को बना के मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कार की सेल से जो रेवेन्यू जनरेट होगी ना उसको ही हम यहाँ पर शो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा जो भी हमारी इनकम्स होती है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, इसमें शो नहीं करते। उसके बाद इट रिकॉर्ड्स ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस सच एज वेजेस एंड फ्रेट। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मीनिंग समझते हैं। तो यहाँ पर देखो जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस करती है उसको अगर हम यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहे तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला देखो हमारे यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और एक होता है हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ठीक है, अब इसमें से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन के साथ, यानी कि गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए हमने डायरेक्टली जो एक्सपेंसेस किए होते हैं वो हमारे यहाँ पर कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक लेबर है जो कि यहाँ पर गुड्स की प्रोडक्शन कर रहा है, गुड्स की प्रोडक्शन कर रहा है, तो इस लेबर को जो हमने यहाँ पर वेजेस पे किए हैं इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर किया गया खर्च होता है। उसके बाद देखो हम लोग प्रोडक्शन के अलावा भी, ठीक है, गुड्स को बेचने के लिए हम कुछ और यहाँ पर जो है एक्सपेंसेस यहाँ पर करते हैं, तो वो सारे हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ तो रिलेटेड नहीं होते, पर हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो है जरूरी होते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पर गुड्स को बना लिया, गुड्स को मैन्युफैक्चर कर लिया, उसके बाद इसको सेल्स करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ खर्च करना पड़ेगा, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करना पड़ेगा, सेल्समैन की सैलरी यहाँ पर पे करनी पड़ेगी, तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में जो है आते हैं, ठीक है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसी को हम यहाँ पर शो करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि जो भी हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है गुड्स का, जो भी क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर शो करते हैं। तो पहले मीनिंग समझ लो, ओपनिंग स्टॉक का मतलब यानी कि जब आपने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया था तब आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ था पिछले साल का वो हमारे यहाँ पर कहलाता है ओपनिंग स्टॉक। जैसे कि मान लो आपने जो है पिछले साल जो है यहाँ पर 100 कार्स बनाए, 90 बिक गए, 10 यहाँ पर रह गए, तो अगले साल जब आपने फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट किया, मान लो 2018 स्टार्ट किया, तब आपके पास ऑलरेडी 10 कार का यहाँ पे स्टॉक पड़ा था, तो ये हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक, जिससे हम लोग ओपनिंग करें। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक क्या है, साल के एंड में जो स्टॉक हमारे पास बच जाता है वो हमारा यहाँ पर कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। जैसे मान लो आपने यहाँ पर 10 आपके पास पहले थे, 90 आपने और बनाए, टोटल 100 थे जिसमें से 90 बिक गए, 10 फिर रह गए, तो ये 10 क्या है हमारे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। इससे आपको एक चीज पता लगी होगी, एक साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का हमारा यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक जो है बन जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। उसके बाद द ट्रेडिंग अकाउंट डिटरमाइंस द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से बिजनेस के नेट प्रॉफिट का यहाँ पर पता लगता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट का यहाँ पर जो है पता लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, चौथी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच आइटम नॉट अपीयर्स इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी आइटम है, कौन सी ऐसी चीज है जो कि यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एक यहाँ पर सिंपल फॉर्मेट होता है जिसके अंडर हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट जो है बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मल अकाउंट के तरीके से हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके भी दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और यहाँ पर हमारे क्रेडिट साइड होते हैं। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उसको हम यहाँ पर डेबिट साइड में शो करते हैं, और जितने भी हमारी रेवेन्यूज होती है, इनकम्स होती है, उसको हम यहाँ पर जो है क्रेडिट साइड में शो करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक भी हमारा एक्सपेंस है, उस पर हमारा पैसा लगा हुआ है, वो हम यहाँ पर शो करते हैं। उसके बाद देखो उसके अलावा ओपनिंग स्टॉक के अलावा जो भी हमने यहाँ पर परचेजेस किए उसको हम यहाँ पर शो करते हैं। और परचेजेस कौन से, नेट परचेजेस, यानी कि अगर आपने कोई परचेज किया और आपने रिटर्न कर दिए तो वो आपको यहाँ पर लेस करनी जरूरी होगी। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर वेजेस पिए उन लेबर को जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में जो है इन्वॉल्व थे वो आते हैं। उसके बाद कैरिज इनवर्ड है। कैरिज इनवर्ड क्या होता है, जब हम अपने रॉ मटेरियल को जो है जहां से हमने खरीदा है उससे अपने बिजनेस प्लेस पर लेके आते हैं, तो वो हमारा कहलाता है यहाँ पर कैरिज इनवर्ड। तो ये भी हमारा प्रोडक्शन के साथ ही रिलेटेड है, रॉ मटेरियल को एक्वायर करने के साथ रिलेटेड है, तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इसको हम जो है इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हो गया टू फ्रेट इनवर्ड कैरिज, कोई अगर यहाँ पर फ्रेट वगैरह है तो वो भी हमारा इंक्लूड जो है होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है,
जो भी हमारी सेल्स है उसको हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में शो करते हैं, और सेल्स भी कौन सी, नेट से, उसमें से जो हमारे रिटर्न्स होते हैं यानी कि हमने जो सेल्स किए हैं, जो कस्टमर ने हमें वापस कर दिया, उसे हमें यहाँ पर माइनस करना होता है। उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है उसे हमें यहाँ पर जो है क्रेडिट साइड में शो करना होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, जितनी भी हमारे यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुई है उसकी हम यहाँ पर बैलेंसिंग करते हैं। अगर मान के चलो हमारे यहाँ पर क्रेडिट साइड बढ़ी है, मान के चलो कि क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 50,000 आ रहा है, और यहाँ पर हमारा जो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 40,000 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 40,000 आ रहा है और ये कितना आ रहा है, यहाँ पर 50,000 आ रहा है। 10,000 का यहाँ पर जो है डिफरेंस है। तो यहाँ पर जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 50,000, और यहाँ पर भी 50,000। अब ये जो 10,000 का हमारा यहाँ पर गैप है इसको हम यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट करके यहाँ पर जो है शो कर देंगे। यानी कि अगर हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा होती है डेबिट साइड से, तो हमारे यहाँ पर क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। और अगर इसका ऑपोजिट हो जाएगा, हमारा डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है, और क्रेडिट साइड कम है, तो वो हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पर बाय ग्रॉस लॉस, और उसे हमें यहाँ पर जो है ग्रॉस लॉस करके शो कर देना है। क्लियर है आपको? अब आप फॉर्मेट अच्छे से समझ सकते हो, आप आसानी से इसका आंसर जो है यहाँ पर कर सकते हो कि इसमें से कौन सा हमारा ऐसा आइटम होता है जो कि हमारे यहाँ पर डेबिट साइड में नहीं होता। पहला क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ये तो बिल्कुल होता है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी होते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हमारा यहाँ पर नहीं होता है क्योंकि ये क्रेडिट साइड में जो है रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद नेट परचेजेस, ये भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो है डेबिट साइड में अपीयर नहीं होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो वहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मीनिंग क्या होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए हमने यहाँ पर खर्च किए जाते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए यहाँ पर खर्च जो है वो किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देखो क्या है, एक्सपेंसेस डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन के साथ या फिर गुड्स और सर्विसेज को एक्वायर करने के साथ, यानी कि रॉ मटेरियल को परचेज करने के साथ और उसको एक्वायर करने के साथ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द सेल्स एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी, यानी कि जो सेल्स और मार्केटिंग की एक्टिविटीज है उस पर जो हमने यहाँ पर खर्च किया है, तो ये हमारे डायरेक्ट नहीं होते, ये हमारे इनडायरेक्ट होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ जो है रिलेटेड नहीं होते। उसके बाद देखो क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रेडिंग ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस, यानी कि ऐसे इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेडिंग ऑपरेशन के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस, तो ये भी हमारे इनडायरेक्ट ही होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। यही हमारा यहाँ पर मीनिंग होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट देखो क्या है, हाउ इज द ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि जो हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले देखो क्या, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स में से अगर हम ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दें, या फिर सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, या फिर सेल्स में से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दें, या फिर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दें, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी ग्रॉस प्रॉफिट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेल का मतलब आप लोग को पता है, सेल का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा नेट सेल्स जो आपने यहाँ पर बेची है, की है। ठीक है, इसमें हमारी कैश सेल्स भी आ जाती है और क्रेडिट सेल्स भी आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है कि जो गुड्स आपने सेल कर दिया उसकी कॉस्ट। जैसे मान के चलो आपने जो है यहाँ पर 10,000 की गुड्स जो है यहाँ पर 100 यूनिट्स जो है बनाए। ठीक है, 100 यूनिट्स जो है यहाँ पर बनाए, यानी कि 10, ये जो 100 यूनिट्स आपने बनाई इसकी कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपये, जिसमें से आपने यहाँ पर 90 यूनिट जो है आपने यहाँ पर बेच दी, यानी कि 9,000 की गुड्स जो है आपने यहाँ पर बेच दी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो गुड्स, जो यूनिट्स आपने यहाँ पर सेल कर दी उसकी जो यहाँ पर कॉस्ट है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर कितनी है, 9,000 रुपीज। क्लियर है? तो सिंपल है, देखो जो आपने सेल्स किया, ठीक है, उसकी अगर आप कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर द एक्सेस ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज, यानी कि हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें अगर जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू डेबिट बैलेंस, तो वो जो एक्सेस बैलेंस है वो हमारा क्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर 50,000 क्रेडिट का है और 40,000 यहाँ पर हमारा डेबिट का है, तो ये जो 10,000 का डिफरेंस इसके बीच में, ये हमारे यहाँ पर क्या कहलाता है। ऑप्शन है नेट लॉस, उसके बाद नेट प्रॉफिट, नेट ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस प्रॉफिट। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज अ करेक्ट आंसर। ग्रॉस प्रॉफिट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे होगा, हमारा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है, सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है 2,85,000 की, जिसके ऊपर 25% का हमारा यहाँ पर जो है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल,
यानी कि अपने हमने जितनी भी सेल्स की है उसका 25% जो है हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में जो है यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले देखो हमें यहाँ पर सेल्स गिवन है। ठीक है, सेल्स गिवन है और कहा गया है कि इसका 25% जो है वो हमारा यहाँ पर जो है ग्रॉस प्रॉफिट है। तो सिंपली देखो 2,85,000 का अगर हम यहाँ पर 25% जो है कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये हमारा कितना होगा, यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2,85,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 71,250। तो ये हमारा क्या निकल के आया है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल के आया है, ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत सिंपल है, फिर से एक बार बता देता हूं। तो हमें यहाँ पर सेल्स गिवन थी और बोल दिया गया था कि सेल का 25% हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आया है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे सेल्स का 25% कैलकुलेट कर लिया और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा यहाँ पर कितना आ गया है, 71,250। अब इससे हम जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? देखो नेट सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे यहाँ पर, नेट सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है, जो हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है प्लस जो हमारा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो यहाँ पर देखो नेट सेल्स हमें यहाँ पर गिवन है 2,85,000 की। ठीक है, और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें गिवन है वो कितने, 71,250 की। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो 2,85,000 माइनस 71,250, तो यहाँ पर जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2,85,000 माइनस 71,250। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 213,750, 213,750। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको ऐसे ही ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर ये आप क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपको कैलकुलेट करना आता है और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 2,85,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो क्या है, हमें यहाँ पर सेल्स फिगर यहाँ पर गिवन है 2,85,000। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है वो 20% ऑफ COGS यहाँ पर गिवन है। यानी कि फिगर तो हमें सेल्स के दी है पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे यहाँ पर जो है गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो मान के चलो एक प्रोडक्ट है जिसका जो सेल प्राइस है वो कितना है, 100 है, और जितनी हमारी यहाँ पर कॉस्ट आई थी उसके ऊपर हमें 20% का यहाँ पर यानी कि 20% का हमें क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। यानी कि इसमें जो हमारा सेल्स का जो प्राइस है इसमें 20 रुपये हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है। तो अगर मैं यहाँ पर 20 रुपये माइनस कर दूँ तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है यहाँ पर निकल के आ गई। यानी कि 100 है तो 80। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सिंपली देखो जो हमारे यहाँ पर 2,85,000 है इसको हमें इनटू करना है कितने के साथ, 20 के साथ, पर हमें यहाँ पर डिवाइड करना है किसके साथ, यहाँ पर 100 के साथ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो 80 रुपीज़ पे करनी है, ना कि 100 रुपीज़ पे। क्योंकि 100 तो हमारा सेल है ना, हमें कॉस्ट पे परसेंटेज जो दी हुई थी, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर जो है 80 के साथ जो है यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो फटाफट से इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2,85,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर 71,250। और उसके बाद अब हमें क्या पता करना है, यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमें यहाँ पर जो है पता करने है। तो सिंपली देखो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमारे यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, नेट सेल्स, जो हमारे यहाँ पर नेट सेल्स है, ठीक है, इजिकल टू हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस हमारा COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स हमें यहाँ पर कितनी गिवन है, 2,85,000 की। ठीक है, इसमें से हमें जो है ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करना है 71,250। तो ये हमारा आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा 213,750। ठीक है, तो आंसर तो हमारे यहाँ पर सेम है, पर इसको जो हमने सॉल्व किया तो वो हमारा यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ इसको हमने यहाँ पर जो है सॉल्व किया। तो आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको इस दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप इजिली ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, अब पूरा डिटेल क्वेश्चन है, इसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट बाकायदा यहाँ पे जो है प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें क्या क्या चीजें गिवन है, परचेसेस गिवन है 24,000 की, उसके बाद कैरी इनवर्ड गिवन है 20,000 की, वेजेस गिवन है 10,000 रुपये की, सेल्स हमारे यहाँ पर गिवन है 50,000 की, और क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पर गिवन है 90,000 की। ठीक है, तो अब इससे हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है और हमें यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कैलकुलेट जो है जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस है उसे यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है डेबिट साइड यहाँ पर जो है इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं, डेबिट साइड। ठीक है, तो डेबिट साइड में क्या क्या चीज आती है, सबसे पहले 2 परचेजेस आ जाती है, ठीक है, और नेट परचेजेस आ जाती है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ पर गिवन नहीं था तो स्टार्टिंग हम परचेजेस से करेंगे। तो परचेजेस हमारी यहाँ पर कितनी है,
24,000 की, और कोई रिटर्न नहीं है, तो ये हमारे नेट परचेजेस ही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है हमारा यहाँ पर कैरेज इनवर्ड है, ठीक है, ये हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको हम यहाँ पर शो करेंगे, कितना आ जाएगा 20,000 का। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है हमारी यहाँ पर वेजेस गिवन है, तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसको हम यहाँ पर जो है 10,000 से सोल्व करेंगे, शो करेंगे। उसके बाद देखो हमारी यहाँ पर सेल्स गिवन है, तो बाय सेल्स हमारी यहाँ पर आ जाएगी, कितनी अमाउंट है हमारी यहाँ पर देखो 50,000, कितनी है हमारी यहाँ पर 50,000 रुपीज़। उसके बाद हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो बाय हमारा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, वो हमारे यहाँ पर कितना है 9,000 रुपीज़। अब इसका हम जब टोटल करेंगे, इसका हम जो टोटल करेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है टोटल 59,000, ठीक है, और इसका जो है आ रहा है इधर भी हम लिख देते हैं 59,000, ठीक है, इसका हम टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 24,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 54,000 इसका, और जो इसके बीच में जो डिफरेंस है ऑब्वियसली बात है ये हमारा क्या होगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या होगा हमारे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे यहाँ पर 5,000 रुपीज़ का, और ये हमारा क्या है यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर कौन कौन से इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ पर गिवन है 10,000 की, परचेजेस गिवन है, कैरिज इनवर्ड गिवन है 20,000 रुपए की, कैरिज आउटवर्ड गिवन है 10,000 रुपए की, वेजेस गिवन है हमारे यहाँ पर 10,000 रुपए की, सेल्स गिवन है 82,000 की, परचेज रिटर्न भी गिवन है, ठीक है, परचेज रिटर्न भी, जैसे परचेज रिटर्न देखिए तो आपको उसको मार्क करना है। उसके बाद सेल्स रिटर्न भी गिवन है, सैलरीज गिवन है। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट करने हैं, तो फटाफट से यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में फॉर्मेट ही ड्रॉ करना है, मैं सिर्फ यहाँ पर समझाने के पर्पज से आपको जो है फॉर्मेट ड्रॉ करके यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज देखो क्या है ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ पर जो गिवन है, तो 2 ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पर जो है लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारे यहाँ पर कितना है 10,000 रुपये, कितना है 10,000 रुपये। उसके बाद देखो क्या है 2 परचेजेस, ठीक है, 2 परचेजेस, और 2 परचेजेस मुझे यहाँ पर कौन सी लेनी है नेट वाली, तो यहाँ पर देखो 24,000 की हमारी यहाँ पर परचेजेस थी, उसमें से क्या हुआ 4,000 रुपये की परचेज रिटर्न आ गई, तो 4,000 मैं माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर जो हमारी फाइनल जो नेट परचेज है वो कितने 20,000, तो मैं यहाँ पर 20,000 शो कर दूंगा। उसके बाद देखो क्या कैरिज इनवर्ड है, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसको हम यहाँ पर जो है शो कर देंगे, क्या इसको हम यहाँ पर शो कर देंगे, कितना है हमारे यहाँ पर, कितना है हमारा यहाँ पे 20,000 की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है कैरिज इनवर्ड के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस क्या है कैरिज आउटवर्ड। यहाँ पर देखो जो कैरिज आउटवर्ड है ना ये हमारा क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्यों इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये ऐसा खर्चा होता है जब हम अपने सामान को अपने बिजनेस प्लेस में बनाने के बाद जो है अपने कस्टमर तक जो है ट्रांसफर कराते हैं, तो ये हमारे डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं होता है, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में जो है शो नहीं करते, ठीक है, इसको हम शो नहीं करेंगे। उसके बाद देखो क्या है वेजेस है, तो वेजेस भी गिवन है, तो यहाँ पर वेजेस भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो उसको भी हम यहाँ पर जो है शो कर देते हैं। तो 2 वेजेस हमारे यहाँ पर कितनी आ रही है 10,000 रुपये की, कितनी आ रही है यहाँ पर 10,000 रुपये की। उसके बाद देखो सेल्स है, तो बाय सेल्स हम यहाँ पर लिख देते हैं कितने का 82,000 का आ जाएगा हमारे यहाँ पर हमें नेट सेल्स चाहिए, तो सेल्स रिटर्न भी हमें गिवन है 2,000 की, तो हमारे जो नेट सेल्स आएगी वो 80,000 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर क्या है हमें यहाँ पर सैलरीज गिवन है, यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर सैलरीज गिवन है, तो सैलरीज एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसे हम यहाँ पर जो है शो नहीं करेंगे। तो फटाफट से अब इसका हम टोटल कर लेते हैं कि इसका टोटल हमारे यहाँ पर कितना आया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टोटलिंग कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का तो हमारा 80,000 शो हो रहा है, डेबिट साइड का एक बार टोटल करके देख लेते हैं कि डेबिट साइड हमारा कितना शो हो रहा है 10,000 प्लस 20,000 प्लस फिर से 20,000 और यहाँ पर हमारा 10,000, ठीक है। तो इसका जो टोटल आ रहा है वो 60,000 आ रहा है, यानी कि क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो बैलेंसिंग हम यहाँ पर कर देते हैं और 2 यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है लिख देते हैं। कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट डिफरेंस कितना है यहाँ पर 20,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इससे आप अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आता है तो आप जल्दी से जल्दी उसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ से हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पर पूरा अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दिया, थ्योरी भी पढ़ाई, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया, तो आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि देखो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ना उसी को यूज करके हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो मेंटेन करते हैं, यानी कि हम ट्रेडिंग अकाउंट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो एक्यूरेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्क्राइब करिए। तो पहला देखो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समराइजेस द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के टाइम के अंदर जितने भी कंपनीज के एसेट्स और लायबिलिटीज है उसकी यहाँ पर समरी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है,
नेक्स्ट क्या है, द मेन पर्पस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। यानी कि मेन पर्पस क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का, कि हम फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान सके किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन तो हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट की हेल्प से यहाँ पर जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से की हेल्प से नहीं। नेक्स्ट क्या है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में प्रिपेयर किया जाता है, और पर्पस क्या होता है कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में यहाँ पर जान सके कि हमारा नेट लॉस कितना है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर कितना है। उसके बाद देखो क्या है, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि एक्यूरेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है डिस्क्राइब कर रही है। क्लियर है। नेक्स्ट वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर्ड इन विच अकाउंट। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं उसको हम जो है किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो पहला देखो क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। तो आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा यहाँ पर एक फॉर्मेट होता है, ये हमारा फॉर्मेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसका जो स्टार्टिंग होती है वो हमारी यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस के साथ होती है। अगर तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसे हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये हमारी एक तरह की इनकम होती है, तो उसको हम यहाँ पर शो करते हैं। और अगर ग्रॉस लॉस है तो ये हमारा लॉस एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर जो है डेबिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बेसिकली हम प्रिपेयर क्यों करते हैं और कैसे नेट प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखो क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स जो सोल्ड करते थे, यानी कि कोर बिजनेस ऑपरेशन से जो रेवेन्यू आती थी उसको हम यहाँ पर शो करते थे, और उसमें से जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते थे जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होते थे उसको हम माइनस कर देते थे। तो उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता था वो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता था। पर आप लोगों को पता है कि बिजनेस के अंदर हमारे यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, और यहाँ पर कोर बिजनेस ऑपरेशन से जो इनकम आती है उसके अलावा कुछ ऐसे सोर्सेज भी होते हैं जहां से हमें एडिशनल इनकम भी जो है यहाँ पर आ रही होती है। जैसे मान के चलो आपका कार बनाने का बिजनेस है, पर आपके पास एक लैंड पड़ी थी जिसको आपने रेंट पे दे दिया, तो वो आपको हर साल जो है रेंट मिला है, तो वो भी हमारे लिए एक इनकम होता है। तो अगर हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जाननी हो, नेट प्रॉफिट जानना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें जो है कंपेयर करना पड़ेगा टोटल रेवेन्यू के साथ, तब हमें नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता लगेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली में कितना यहाँ पर पैसा जो है कमाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसको बनाया जाता है ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन की उसको जानने के लिए। क्लियर है। किसी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट के जो हमारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उसमें कितनी एफिशिएंसी है वो चेक करने के लिए, परफॉर्मेंस कैसी रही है वो चेक करने के लिए, और इसका पर्पस क्या, ओवरऑल जो हमारी यहाँ पर फंक्शंस हैं उसको हमने कितने अच्छे से परफॉर्म किया और कितने अच्छे से हमने जो है अपने एक्टिविटीज को मैनेज जो है वो किया। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी फॉर्मेट सेम है। जो हमारा क्रेडिट साइड है उसमें जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी उसको हम यहाँ पर शो करेंगे, और जितने भी हमारे यहाँ पर एक्सपेंसेस होंगे उसको हम यहाँ पर शो करेंगे। तो बाकी हमारे जो एक्सपेंसेस और इनकम्स हो वो तो शो हो जाते हैं। तो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट इनकम्स होते हैं यानी कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं उसको हम यहाँ पर शो करते हैं, और जितने भी हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम यहाँ पर शो करते हैं, और लास्ट में हम इसके यहाँ पर टोटलिंग कर देते हैं। तो अगर हमारी क्रेडिट से ज़्यादा आती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा निकल के आता है नेट प्रॉफिट, और अगर हमारी यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो यहाँ पर हमारा निकल के आता है नेट लॉस। क्लियर है आपको। तो आई होप आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट उसको बनाने का पर्पस जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने का पर्पस क्या होता है, पहला देखो क्या है, टू डिटरमाइन लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, उसके पास क्या सफिशिएंट फंड है अपने बिजनेस ऑपरेशन को करने के लिए या फिर नहीं, उसको जानने के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो मेन पर्पस की बात यहाँ पर की जा रही है। उसके बाद क्या है, सॉल्वेंसी को जाना, बिजनेस की सॉल्वेंसी कैसी है, तो ये भी नहीं होता है, इसको जानने के लिए हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद देखो क्या है, असेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी फाइनेंशियल स्टेबल है, कितनी स्ट्रॉन्ग है वो जानने के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव हमारा होता है बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टू अस्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस के नेट प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए हम बनाते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा यहाँ पर पर्पस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट डज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समराइज, यानी कि जो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो किस चीज की यहाँ पर जो है समरी जो है प्रिपेयर करता है। पहला क्या है, एसेट और लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, जितनी भी बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसकी बिल्कुल नहीं
इसको नहीं बनाता। नेक्स्ट क्या है, ऑल रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस, जितने भी रेवेन्यूज है एक्सपेंसेस है उनकी समरी बनाता है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जितने भी हमारे रेवेन्यूज है एक्सपेंसेस है उसकी यहाँ पर समरी जो है प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लो, यहाँ पर कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज हो गया। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ना कि हमारे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ अ बिजनेस, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, इसको भी समराइज जो है वो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पर गिवन है 50,000 रुपीज की। हमें यहाँ पर एक रेंट रिसीव हुआ है, कितने का, 10,000 रुपये का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, हमने यहाँ पर एक मशीनरी थी वो यहाँ पर सेल किया है, वो हमारी क्या है, 10,000 रुपये। उसके बाद हमने एक इंटरेस्ट पे किया है, लोन लिया था 5,000 रुपये। उसके बाद डोनेशन था 2,000 रुपये का। उसके बाद स्टेशनरी पे हमने 5,000 का खर्चा गया। सैलरीज एंड वेजेस हमने 20,000 पे की। हमें नेट प्रॉफिट जो है पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर हमें जो गिवन है वो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। क्या है हमारे यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट जो है यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट से हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला देखो यहाँ पर हमारा क्या होता है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसे हमें यहाँ पर जो है माइनस करना है और प्लस कर देना है। क्या प्लस करना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या है, ऐसी इनकम जो हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन से हमें रिसीव नहीं हुई है। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, एक मशीनरी से हमने 10,000 की सेल की है ना, तो अपनी मशीनरी को सेल करना मतलब जिसको हम एक एसेट की तरीके से यूज करें, वो हमारा कोर बिजनेस ऑपरेशन नहीं, ठीक है। पर हमें थोड़ी इनकम तो रिसीव हुई ना, प्रॉफिट हुई तो इनकम तो हुई है। तो ये हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो हमारे कोर बिजनेस ऑपरेशन से हमें रिसीव नहीं हुई है। तो हमें यहाँ पर दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्योंकि देखो ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारे पास है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 50,000 रुपये। बस ये दो चीजें कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना आता है, क्योंकि मैंने मीनिंग आपको बताया था, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं होते। तो पहला देखो यहाँ पर क्या है, हमारा जो एक्सपेंस है यहाँ से एक्सपेंस शुरू होता है, क्योंकि ये दो तो हमारी यहाँ पर इनकम है। पहला क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ठीक है। तो ये क्या डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, तो इसको हम यहाँ पर 5,000 ऐड कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, ऊपर लिख भी देते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है कि हमने एक डोनेशन पे किया था, ठीक है। तो ये भी हमारा प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है, 2,000 डोनेशन नोट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डोनेशन के बाद स्टेशनरी पे, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 5,000 पे। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, हमारे यहाँ पर सैलरीज और बेसिस हमने पे किया 20,000 पे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि यहाँ पर हमने जो है कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ समराइज करें, तो यहाँ पर अगर हम समराइज करें तो ये हमारा कितना निकल के आ रहेगा, तो ये हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पर 32,000। कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर 32,000 हमारे यहाँ पर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसमें से हमें माइनस करना है 32,000, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन से, सबसे पहले 10,000 का रेंट रिसीव हुआ है, तो 10,000 प्लस कर लो। उसके बाद देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हुआ है, वो कितना है, 10,000 रुपये। तो ये दो हमें जो है यहाँ पर इनकम जो है वो यहाँ पर रिसीव हुई है, जो कि नॉन ऑपरेटिंग है। इसके अलावा भी कोई है नहीं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पर 20,000 रुपये हमें यहाँ पर जो है कर देने हैं प्लस, ठीक है। अब हम सिंपली इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो 50,000 रुपये में से हमें 32,000 को माइनस करना है और 20,000 को जो है प्लस कर देना है। तो ये जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा 38,000 हमारा यहाँ पर प्रॉफिट जो है निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो कितना है, यहाँ पर 38,000। कितना है हमारे यहाँ पर 38,000 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। थर्ड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। हमें इस इन्फॉर्मेशन जो है नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले हमें गिवन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और दूसरा क्या है हमें यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और तीसरा क्या है हमारे यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तीन चार चीजें हमें यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले जो नई चीज है कि हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की जगह पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है। अब ये बेसिकली यहाँ पर है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारे यहाँ पर क्या है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर मीनिंग समझाऊं, जो हमने अपने बिजनेस ऑपरेशन किया, यानी कि जो कोर बिजनेस ऑपरेशन हमने यहाँ पर किए हैं, उससे जो हमने यहाँ पर प्रॉफिट कमाया है उसको हम यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर जो है आप XYZ लिमिटेड कंपनी है, वो कार बना के मार्केट में जो है यहाँ पर सेल करते हैं, ठीक है। तो इस कार को बनाने के बाद उसको सेल करने से लेकर जितना भी आपने यहाँ पर पैसा कमाया है इसकी सेल से, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि मान के चलो आपने 100 लाख की कार यहाँ पर बनाई,
200 लाख रुपए की उसको यहाँ पर बेच दी, यानी कि इस एक्टिविटी से आपने जो टोटल प्रॉफिट कमाया वो कितना निकाला है हमारे यहाँ पर 100 लाख रुपए का यहाँ पर जो है प्रॉफिट जो है निकल के आया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखो, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना, वो एक ज़्यादा अच्छा मेजर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जानने का, यानी कि हमारे जो कोर बिजनेस ऑपरेशन है उससे हमने यहाँ पर कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया। क्यों ऐसा होता है, देखो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं ना, तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारे यहाँ पर कोर बिजनेस ऑपरेशन के साथ ही रिलेटेड होते हैं, उसको हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि सैलरीज हो गई, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे सेल्समैन है उनको हमने यहाँ पर जो सैलरीज पे की है। उसके बाद देखो हमने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पे कोई भी खर्च किया, तो ये ना हमारे बिजनेस के साथ यहाँ पर रिलेटेड है, पर क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करते। पर अगर हमें ओवरऑल अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी जानने की, इस बिजनेस ऑपरेशन को करके हमें कितना यहाँ पर एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया है, तो ऑब्वियस ही बात है बिजनेस ऑपरेशन को जितना पैसा बिजनेस ऑपरेशन से कमाया है उसमें से जितनी हमारी एक्चुअल में कॉस्ट आई उन बिजनेस ऑपरेशन को करने के लिए, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, उनको हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो एक्चुअल में हमारा यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी अच्छा यहाँ पर मेजर होता है यहाँ पर अपने बिजनेस ऑपरेशन की परफॉर्मेंस को जज करने का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब अगर हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हेल्प से, तो वो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली देखो, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमारे यहाँ पर जो है, ठीक है, हमारे यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखो यहाँ पर दो आइटम्स गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये दोनों चीजों को जो है इग्नोर कर दिया जाता है, यानी कि एक्सपेंस को ना तो माइनस किया जाता है और ना ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम को यहाँ पर ऐड किया जाता है। पर नेट प्रॉफिट में हमें ओवरऑल चाहिए होती है, तो ओवरऑल के लिए हमें यहाँ पर दोनों को डालना ही पड़ेगा, दोनों के इफेक्ट जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करने पड़ेंगे। सबसे पहले देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हमारे यहाँ पर गिवन है, हमारे यहाँ पर 2,50,000 का गिवन है। ठीक है, उसके बाद देखो, अब जो भी हमारे यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अगर हमें नेट प्रॉफिट जानना है तो इसमें से जो हमारी इनकम है इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, जो भी जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हो, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो या फिर ऑपरेटिंग हो, तो नॉन ऑपरेटिंग को मैं यहाँ पर जो है माइनस कर दूंगा, तो वो हमारे कितने यहाँ पर 50,000, कितने हमारे यहाँ पर 50,000 रुपीज। उसके बाद देखो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हमें यहाँ पर जो है प्लस कर देना है, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ पर इनकम है, इनकम ऐड होता है, तो यहाँ पर हमारा 30,000 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपली देखो 2,50,000 में से हमें यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 20,000 रुपये माइनस करने हैं, तो 2,30,000 हमारे यहाँ पर क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट जो है निकल के आ गया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अगर आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन हो तो, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन हो और नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, तो सिंपली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंसेस है उन्हें यहाँ पर जो है माइनस कर देना है, और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको यहाँ पर जो है प्लस कर देना है। रीजन मैंने आपको बता दिया था कि क्योंकि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हम सभी एक्सपेंसेस और हमारे इनकम्स को यहाँ पर कंसीडर करते हैं, पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कंसीडर नहीं करते। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर रिलेटेड है किसके साथ, हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट के साथ। तो पहले बैलेंस शीट का यहाँ पर मीनिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ तक देखो, जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट थे और हमने यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उससे हमने क्या जाना, हमारे कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी। तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पर मिल गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जाननी होती है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना होता है कि हम फाइनेंशियली यहाँ पर कितने स्ट्रांग है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, उसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। यानी कि बैलेंस शीट हमारी कोई अकाउंट नहीं होता, उसमें हमारे यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती, बल्कि एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम लोग जो है अपने बिजनेस में जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं, उसको हम यहाँ पर शो करते हैं, जिनसे हमें यहाँ पर अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो है पता लगता है। क्लियर है आपको। तो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, डैश शोज कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि यहां पर फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है किसी कंपनी के पर्टिकुलर डेट पर। तो आंसर हमारा यहां पर क्या होगा, ऑप्शन ए बैलेंस शीट है, इज अ करेक्ट आंसर। यहां पर आपको क्या नोट करना है, पर्टिकुलर डेट, यानी कि जो बैलेंस शीट होती है ना, एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, जैसे कि 31 मार्च हो गया, 31 मार्च, यानी कि ये जो बैलेंस शीट है वो 31 मार्च को बनाई है। तो ये 31 मार्च को हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसके बारे में यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर बताता है। क्योंकि देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है कि एक साल में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है कि इस डेट पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो यहाँ पर कैसी है।
नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द बैलेंस शीट। इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द बैलेंस शीट। पहले क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर की जाती है, तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंसेस ऑफ रियल एंड पर्सनल अकाउंट। अब जैसे आप लोगों को पता है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं जो हम मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग के अंडर, हम उसको मेनली जो है यहाँ पर 3 टाइप्स में हमारे यहाँ पर पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि बैलेंस शीट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारे रियल अकाउंट होते हैं, जो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, उसी को हम यहाँ पर जो है शो करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है, क्योंकि देखो बैलेंस शीट के अंदर हम लोग क्या शो करते हैं, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं और जितनी भी हमारी यहाँ पर लाइबिलिटीज है। तो एसेट्स के जो अकाउंट होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट होते हैं, और जो लाइबिलिटीज के अकाउंट होते हैं वो हमारे यहाँ पर पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसीलिए हम इसको दोनों अकाउंट के बैलेंसेस से यहाँ पर जो है बनाते हैं। नेक्स्ट क्या, एसेट एंड लाइबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट। जितनी भी हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज उसको शोन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच ऑफ दीज इज अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर कंपोनेंट होता है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो पहला देखो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या है, शेयर होल्डर फंड, तीसरा क्या है, लायबिलिटी, और चौथा क्या है हमारे यहाँ पर एसेट। जो हमारे यहाँ पर आंसर रहने वाला है वो क्या है, यहाँ पर हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि शेयर होल्डर फंड, लायबिलिटी और एसेट्स, ये हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट के अंडर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो जो बैलेंस शीट होता है वो मेनली यहाँ पर 2 हिस्सों में जो है यहाँ पर बटा होता है। पहला जो हमारे यहाँ पर हिस्सा होता है उसका नाम होता है हमारे यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसके अंदर हमारे यहाँ पर शेयर होल्डर फंड और हमारे यहाँ पर जो लाइबिलिटीज है उनको यहाँ पर शो किया जाता है। और दूसरा हिस्सा हमारा यहाँ पर क्या होता है, एसेट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे बैलेंस शीट के ओवरऑल कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो 2, जिसके अंदर हमारे यहाँ पर 3 हेड्स यहाँ पर जो है होते हैं। क्लियर है, तो एक एक करके इन तीनों के बारे में यहाँ पर जानते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इन्हीं के रिगार्डिंग होती है। तो पहला देखो यहाँ पर क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। तो सबसे पहले शेयर होल्डर का मतलब समझा दो। देखो वो पर्सन जिन्होंने कंपनी के शेयर्स यहाँ पर जो है परचेज किए, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो यहाँ पर ऑनर्स होते हैं। यानी कि शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या है, वो पैसा कंपनी का जिसके ऊपर हमारे ऑनर्स का क्लेम है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, शेयर होल्डर फंड। सिंपल लैंग्वेज में जो पैसा ऑनर्स ने अपने बिजनेस में लगाया है वही हमारा कहलाता है शेयर होल्डर फंड। जैसे मान के चलो एक कंपनी है, इसको टोटल 100 लाख रुपीस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, जिसमें से जो 60 लाख रुपीस है वो यहाँ पर इनके ऑनर्स ने दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर 40 लाख रुपीस इन्होंने जो है आउटसाइडर से यहाँ पर जो है ले लिया। तो ये जो 60 लाख रुपीस है ना, इसके ऊपर हमारे जो ऑनर्स हैं उनका क्लेम है कि हमने ये पैसा जो है वो लगाया हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, शेयर होल्डर फंड। नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होती है, तो यहाँ पर देखो ये ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है किसी भी कंपनी को जो कि यहाँ पर आउटसाइडर को पे करनी होती है कंपनी को, यानी कि ऑनर के अलावा किसी आउटसाइडर को पे करनी। जैसे मान लो यहाँ पर 40 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी यहाँ पर XYZ लिमिटेड कंपनी को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनर से पैसा खत्म हो गया था, ऑनर के पास पैसा खत्म हो गया था, तो जो हमारी XYZ लिमिटेड कंपनी है उसने बाहर की पार्टीज जैसे कि मान लो पब्लिक हो गई, ठीक है, उससे लोन ले लिया। हमारे यहाँ पर जो बैंक्स हैं या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां से लोन लिया। तो ये जो पैसा है ना, ये हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है, लायबिलिटीज जो है वो कहलाती है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, एसेट्स। यहाँ पर एसेट। ठीक है, अब एसेट्स यहाँ पर क्या होती है, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर मैं समझाऊं, एसेट कोई भी ऐसी चीज जिसका हमारे यहाँ पर कंपनी को फ्यूचर में जाकर जो है बेनिफिट रिसीव होने वाला है, कोई इकोनॉमिक वैल्यू रखता है वो कंपनी के लिए, वो हमारे यहाँ पर कहलाता है एसेट। जैसे कि एग्जांपल दिए आपने, जो मशीन जो हमारे XYZ लिमिटेड कंपनी है उसने यहाँ पर जो है एक मशीनरी परचेज की जिसको वो जो है आगे 5 सालों तक यहाँ पर यूज करोगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मशीनरी हमने आज परचेज किया है इसका बेनिफिट जो है हमें यहाँ पर फ्यूचर में जो है 5 सालों तक मिलने वाला है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर क्या कहलाती है, एसेट जो है वो कहलाती है। क्लियर है। अब देखो जो हमारे यहाँ पर शेयर होल्डर फंड है और जो हमारी यहाँ पर एसेट्स होती है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें शेयर होल्डर फंड और लायबिलिटी की, वो हमेशा इक्वल होती है हमारी यहाँ पर एसेट्स के। आपने यहाँ पर बैलेंस शीट इक्वेशन के बारे में यहाँ पर जरूर सुना होगा। बैलेंस शीट इक्वेशन हमारे यहाँ पर क्या कहती है, जितनी भी हमारी यहाँ पर इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड है और लायबिलिटीज है वो हमारे यहाँ पर इक्वल होती है किसके, हमारे यहाँ पर एसेट्स के। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो ये जो पैसा कंपनी ने रेज किया होता है उसको वो आगे एसेट्स को ही परचेज करने के लिए यहाँ पर यूज करती है, इसीलिए यहाँ पर हमारी इक्विटी और लायबिलिटीज एसेट के इक्वल होती है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल में जो है स्टडी करेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से भी इसको यहाँ पर समझेंगे। क्लियर है आपको। तो फिलहाल के लिए आपको क्या समझना है, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स,
शेयर होल्डर फंड, लायबिलिटी और एसेट। अब इसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ शेयर होल्डर फंड ऑन अ बैलेंस शीट। तो यहाँ पर हमने पहले बात की शेयर होल्डर फंड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट के अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्दर शेयर होल्डर फंड के भी आगे कई सारे यहाँ पर जो है कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मिलकर हमारा शेयर होल्डर फंड जो है वो बनाता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि शेयर होल्डर फंड का कंपोनेंट नहीं होता है, जिसको हम शेयर होल्डर फंड के हेडिंग के अंडर जो है बैलेंस शीट में शो नहीं करते। पहला क्या है इक्विटी शेयर, दूसरा क्या है प्रेफरेंस शेयर, तीसरा क्या है रिटर्न अर्निंग या फिर इन्वेंट्री। तो आंसर क्या है हमारा ऑप्शन डी, इन्वेंट्री इज द करेक्ट आंसर। ये तीनों हमारे यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं शेयर होल्डर फंड के, यानी कि ये तीनों जो पैसे होते हैं वो हमारे ऑनर्स के ही पैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर आप इक्विटी शेयर्स बाय करो तब भी आप ऑनर हो, ठीक है। तो जो पैसा आपने लगाया वो ऑनर का पैसा है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स बाय करो तो भी आपका पैसा है। रिटेन अर्निंग क्या होती है, सिंपली देखो प्रॉफिट का जो हिस्सा, ठीक है, कंपनी जो है अपने पास रिजर्व करके रख लेती है फ्यूचर के लिए, तो वो हमारी क्या कहलाती है, रिटेन्ड अर्निंग जो है वो कहलाती है। मान के एग्जांपल लेके चलो 50,000 का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उसने उसमें से 20,000 अपने पास जो है रिजर्व करके रख लिया और बाकी 30,000 रुपए यहाँ पर जो है शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि डिविडेंड दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो प्रॉफिट होता है ओवरऑल, ये इस पे जो हक होता है वो हमारे किसका होता है, ऑनर का होता है, ठीक है। चाहे कंपनी ने इसको 20,000 रुपए अपने पास में रख ले, तो पर ये पैसा किसका है, हमारे शेयर होल्डर्स वालों का ही है। तो यहाँ पर ये भी हमारा शेयर होल्डर फंड का ही कंपोनेंट जो है होता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो हमारा क्या है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और लायबिलिटीज दैट आर जनरली एक्सपेक्टेड टू बी पेड आफ्टर अ ईयर आर नोन एज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर किसी भी कंपनीज की लायबिलिटी जो यहाँ पर होती है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर मेनली जो है दो टाइप्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा यहाँ पर होता है करंट लायबिलिटीज और दूसरा हमारे यहाँ पर होता है नॉन करंट, यानी कि एक कंपनी को जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटीज है, वो या तो हमारी करंट लायबिलिटीज होंगी या फिर वो हमारे यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज होगी। अब यहाँ पर ये सिंपली होती गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो करंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती है जिसकी पेमेंट जो है, जिसकी जो ड्यू डेट होती है वो 1 साल के अंडर में होती है, यानी कि कोई भी ऐसी लायबिलिटी जिसकी पेमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को 1 साल के अंदर में जो है वो करनी होती है, वो हमारे यहाँ पर करंट लायबिलिटी जो है वो कहलाती है। जैसे एग्जांपल दिए, आपने किसी क्रेडिटर से, आपने यहाँ पर कोई यहाँ पर जो है क्रेडिट पे परचेजेस किए, ठीक है, आपने उधार पर जो है सामान खरीदा है, ठीक है। मान के चलो आपने 50,000 रुपये का यहाँ पर सामान जो है खरीदा, तो ये हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटीज है, क्योंकि फ्यूचर में जिससे भी हमने उधार पे सामान खरीदा है उसको 50,000 रुपये हमें यहाँ पर पे करने। अब जनरली देखो जब हम उधार पे सामान खरीदते तो हमें यहाँ पर 3 से 4 महीनों का जो है टाइम पीरियड जो है मिलता है, यानी कि हमें इसमें इसकी पेमेंट जो है वो कर देनी होती है। तो ये जो लायबिलिटी, इसकी ड्यू डेट जो है वो 1 साल से पहले आ जाएगी, कंपनी को 1 साल के अंदर में जो है इसकी पेमेंट करनी है, तो ये हमारी यहाँ पर क्या कहलाएगी, करंट लायबिलिटीज जो है वो कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है, तो ऐसी लायबिलिटीज जिसकी जो पेमेंट होती है कंपनी को वो 1 साल से ज्यादा के पीरियड में यहाँ पर करनी होती है, यानी कि उसकी जो ड्यू डेट होती है वो 1 साल से ज्यादा की होती है। जैसे एग्जाम्पल के यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर XYZ लिमिटेड कंपनी है, उसने यहाँ पर बैंक से लोन लिया है यहाँ पर 10 लाख रुपए का, जिसकी, और ये जो लोन है वो 5 सालों के लिए लिया गया, यानी कि 5 साल बाद इसकी जो है रीपेमेंट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी पेमेंट जो है कंपनी को 1 साल से ज्यादा के पीरियड में, यानी कि इसकी जो ड्यू डेट है वो 1 साल से ज्यादा में है, तो ये हमारी यहाँ पर क्या कहलाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो कहलाएगी। तो ये क्वेश्चन कह रहा था ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या फिर लायबिलिटीज है जिनको जो है 1 साल के बाद में हम यहाँ पर पे ऑफ करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं। तो आंसर आपको पता लगी हुआ है, नॉन करंट लायबिलिटीज इज द करेक्ट आंसर। नॉन करंट लायबिलिटी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज इंक्लूड, यानी कि हमारे जो नॉन करंट लायबिलिटीज होते हैं इनमें से कौन सा हमारा यहाँ पर कंपोनेंट होता है नॉन करंट लायबिलिटी का। पहले देखो क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, दूसरा क्या है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तीसरा क्या है अदर नॉन करंट लायबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखो जो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर कंपोनेंट्स होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, इन्हीं से मिलकर हमारा नॉन करंट लायबिलिटी जो है बनता है। एक एक करके इनका मीनिंग समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। इसमें देखो जो कंपनी ने बोरो किया होता है थर्ड पार्टी से, वो हमारा यहाँ पर आता है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर पब्लिक से बोरोइंग करने के लिए यहाँ पर कंपनी ने कोई डिबेंचर इशू किए तो वो हमारे इसके अंडर शो होते हैं, या फिर कंपनी ने बैंक से या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई यहाँ पर लोन ले लिया है, तो ये हमारे यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में शो होता है। नेक्स्ट वो क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजन यहाँ पर क्या होती है, तो यहाँ पर देखो कोई भी बिजनेस है जब वो ऑपरेट करते हैं तो वो फ्यूचर का सोच के ही चलता है कि फ्यूचर में उसके साथ यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बिजनेस को फ्यूचर में कोई यहाँ पर पेमेंट करनी होती है, कोई बड़ी पेमेंट करनी होती है, तो वो क्या करते हैं, पहले से ही उसके यहाँ पर प्रोविजन जो है वो क्रिएट करके रख लेते हैं, यानी कि जो भी उनको प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा जो है वो अपने पास रिजर्व करके रख लेते हैं प्रोविजन की
फॉर्म में, ताकि जब यहाँ पर पेमेंट करने की बात आए तो उनके पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो। जैसे मान लो यहाँ पर एक XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, उसके यहाँ पर इंप्लॉयज कुछ यहाँ पर काम करते हैं, तो जैसे वो रिटायर हो गए कंपनी को उन्हें यहाँ पर जो है ग्रेचुटी जो है यहाँ पर पे करने, मान के चलो ये जो अमाउंट है वो यहाँ पर 100 लाख रुपीज है, यानी कि और ये जो ग्रेचुटी है वो हमारी 10 सालों के बाद यहाँ पर जो है पे करनी है, यानी कि जो हमारी कंपनी है उसको 10 साल के बाद जो है 100 लाख रुपीज यहाँ पर जो है पे करने। तो ये जो कंपनी है वो क्या करती है, हर साल जो भी उसको प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ हिस्सा जो है कुछ हिस्सा को जो है उसका यहाँ पर प्रोविजन के फॉर्म में जो है अपने पास रिजर्व करके रख लेते हैं, यानी कि प्रोविजन क्रिएट करके रख लेते हैं, ताकि जब 10 साल पूरे हों तो यहाँ पर उसके पास फंड्स अवेलेबल हो उसके यहाँ पर पेमेंट करने के लिए। तो ये हमारे यहाँ पर क्या आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंडर जो है आ जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हो गया अदर नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर देखो इनमें से कोई भी अगर कोई ऐसी लायबिलिटी है जो कि लॉन्ग टर्म में जिसकी पेमेंट करनी है और ये इन दोनों कैटेगरी में फॉलो आउट नहीं करती है तो वो हमारे अदर नॉन करंट लायबिलिटी में जो है आ जाते हैं। जैसे मान लो आपने कोई यहाँ पर एसेट थी, मशीनरी थी, उसको यहाँ पर क्रेडिट पे परचेज किया, ना तो ये बोरोइंग है ना ये प्रोविजन है, तो ये हमारे किसके अंडर फॉल करेगी, यहाँ पर अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंडर जो है फॉल कर जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, विच कंपोनेंट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज इंक्लूड ग्रेचुटी एंड प्रोविडेंट फंड। इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर कंपोनेंट होता है, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी का, जिसमें जो है ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड जो है वो इंक्लूड होते हैं। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तीसरा क्या है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज या फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज अ करेक्ट आंसर। इसके अंडर जो है इसकी जो भी पेमेंट हम फ्यूचर में करने वाले हैं उसको हम यहाँ पर शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ करंट लायबिलिटी ऑन अ बैलेंस शीट। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमारी करंट लायबिलिटी के अंडर जो है नहीं आती। तो मीनिंग मैंने आपको बताया था जिसकी पेमेंट जो है 1 साल के अंदर अंदर में कंपनी की जो है करनी पड़ती है, उसकी ड्यू डेट जो है 1 साल के अंदर अंदर में होती है। पहला देखो क्या है अकाउंट्स पेबल, दूसरा क्या प्रोविजन फॉर टैक्स, तीसरा क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस या फिर चौथा डिबेंचर। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन डी डिबेंचर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो है हमारे यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर यहाँ पर जो है आता है, और बाकी ये जो 3 है ये हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं करंट लायबिलिटीज के। तो एक बार इनको यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पर होता क्या है। पहले बात करते हैं अकाउंट्स पेबल की, अकाउंट्स पेबल यहाँ पर क्या होते हैं। तो सिंपली देखो आप जो यहाँ पर ट्रेड करते हो तो इस ट्रेड करने की वजह से फ्यूचर में आपको यहाँ पर जो भी पे करना है वो जो है हमारे यहाँ पर अकाउंट्स पेबल के अंडर जो है आता है, यानी कि आप जब भी क्रेडिट पे कोई भी सामान खरीदते हो, ठीक है, तो वो हमारा अकाउंट्स पेबल के अंडर जो है आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो अकाउंट्स पेबल होता है उसको हम ट्रेड पेबल के नाम से भी यहाँ पर जो है जानते हैं। तो अगर आपको कहीं पे ट्रेड पेबल लिखा मिल जाए तो अपने घबराना नहीं, उसका मतलब अकाउंट्स पेबल ही होता है। अब यहाँ पे जो हमारे ट्रेड पेबल होते हैं ना उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हमारे यहाँ पर क्या होता है क्रेडिटर और एक होता है हमारे यहाँ पर बिल्स पेबल। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होता है, तो सिंपली देखो जब आप क्रेडिट पे कोई भी सामान परचेज करते हो तो जिस पर्सन से आपने सामान परचेज किया और जिसको आपने पेमेंट करनी है वो हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। दूसरा देखो क्या है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होता है, देखो जब आप क्रेडिट पे सामान खरीदते हो और जो सामने वाला पर्सन जो है वो आपसे रिटर्न में साइन करवा लेता है, यानी कि रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर प्रिपेयर आपसे करवा लेता है कि आपने उसको इतने टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करनी है, तो वो हमारा कहलाता है यहाँ पर बिल्स पेबल। यानी कि ये होते तो हमारे क्रेडिटर ही हैं, ये पैदा होते हैं जब हम क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं, पर क्योंकि ये हमसे रिटर्न में साइन करवा लेते हैं तो ये खास वाले यहाँ पर जो है क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, तो दोनों हमारे रिलेटेड होते हैं क्रेडिट परचेजेस के साथ। जब भी हम क्रेडिट उधार पे सामान खरीदते हैं तो वे हमारी लायबिलिटी जो है अराइज होती है। उसके बाद देखो क्या है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखो हमें टैक्स पे करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स पे करना पड़ता है, तो टैक्स पे करने के लिए वो जो है एक प्रोविजन जो है यहाँ पर क्रिएट कर लेती है ताकि जब उसको टैक्स पेमेंट करनी हो तो उसके पास सफिशिएंट फंड हो। उसके बाद क्या है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होता है, सिंपली देखो ऐसी वेजेस जिसकी ड्यू डेट आ चुकी है पर अभी तक आपने उसकी पेमेंट जो है नहीं किया। मान के चलो एक जो वर्कर है, लेबर है, उसने आपके पास जो है 10 महीनों तक काम किया और आपने उसको जो सैलरी पे किया वो सिर्फ और सिर्फ 8 महीनों की यहाँ पर जो है पे करनी है, पे की हुई है, यानी कि अभी आपने जो है 2 महीनों की जो सैलरी है वो ड्यू हो चुकी है, आपको पे करनी है पर अभी तक आपने यहाँ पर पे नहीं की है, तो ये हमारी कहलाती है आउटस्टैंडिंग वेजेस और ये हमारे लिए करंट लायबिलिटी जो है यहाँ पर होती है, करंट लायबिलिटी होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, विच कैटेगरी ऑफ एसेट प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कंपनी की जो भी यहाँ पर एसेट्स होती है, एसेट का मीनिंग मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसी चीज जो कि फ्यूचर में कंपनी को कोई ना कोई यहाँ पर बेनिफिट प्रोवाइड करने वाली है, कंपनी के लिए कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू रखती है, वो हमारी एसेट होती है। अब कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती हैं उसको हम यहाँ पर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले देखो क्या है हमारे यहाँ पर करंट एसेट्स, ठीक है, और दूसरा हमारे यहाँ पर क्या होता है नॉन करंट एसेट। ठीक है, ये 2 तरह के हमारे यहाँ पर जो है एसेट्स
होते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं करंट एसेट की। करंट एसेट बेसिकली ऐसी एसेट होती है जिनका बेनिफिट जो है कंपनी को 1 साल के पीरियड तक ही यहाँ पर मिलता है, यानी कि इसका जितना भी बेनिफिट है वो कंपनी 1 साल के पीरियड के अंदर अंदर में ही यहाँ पर जो है ले लेती है, यानी कि इन एसेट्स को जो है 1 साल के अंदर अंदर में कैश में कन्वर्ट जो है वो कर लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दे जो हमारे यहाँ पर डेटर्स होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने उधार पे सामान बेचा होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग ये इनको जो है 3 या 4 महीने का जो है टाइम पीरियड देते हैं, तो हम यहाँ पर जो है 1 साल के अंदर अंदर में इसको जो है कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, इनका बेनिफिट ले लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है करंट एसेट्स। क्लियर है आपको? उसके बाद बात करते हैं नॉन करंट एसेट का। नॉन करंट एसेट यहाँ पर हमारी क्या होती है, ठीक है। कोई भी ऐसी एसेट जिसका बेनिफिट जो है कंपनी को 1 साल से ज्यादा के लिए, ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर मिलता है, वो हमारी कहलाती है नॉन करंट एसेट। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो XYZ लिमिटेड कंपनी, उसने एक मशीन परचेज की, उसकी जो वैलिडिटी है वो यहाँ पर कितनी है? 5 ईयर्स, यानी कि मशीन जो है 5 सालों तक अच्छे तरीके से काम करेगी। तो ये जो मशीन हमने परचेज की, इसका जो बेनिफिट है वो हमें आने वाले 5 सालों तक यहाँ पर मिलेगा, यानी कि 1 साल से ज्यादा के लिए हमें यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारे यहाँ पर क्या कहलाएगा? नॉन करंट एसेट जो है कहलाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे, कि विच कैटेगरी ऑफ एसेट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कि कौन सी ऐसी एसेट की कैटेगरी है जिससे कंपनी को 1 साल से ज्यादा के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट जो है रिसीव होते हैं। तो आंसर आपको पता लगी क्या होगा? नॉन करंट एसेट इज अ करेक्ट आंसर। नॉन करंट एसेट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज इंक्लूड, इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर कंपोनेंट होता है नॉन करंट लायबिलिटी का, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर लाइबिलिटी नहीं आएगा, यहाँ पर हमारी एसेट्स आएंगी। यहाँ पर हमारी लाइबिलिटीज नहीं आएगी, ये हमारी यहाँ पर एसेट्स होंगी, यानी कि इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर कंपोनेंट होता है हमारी नॉन करंट एसेट का? पहला देखो क्या है? फिक्स एसेट। दूसरा क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तीसरा क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। चौथा क्या है हमारा यहाँ पर? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो यहाँ पर आंसर मैं आपको पहले बता दूं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये हमारे यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं नॉन करंट एसेट के, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर फिक्स एसेट है, इसमें हमारी मेनली जो है टेंजिबल एसेट्स हो जाती हैं, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स आ जाती हैं, यानी कि जो हमारा फिक्स एसेट है उसको हम फर्दर जो है 2 टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा यहाँ पर क्या है? टेंजिबल फिक्स एसेट, ठीक है। और दूसरा हमारे यहाँ पर क्या है? इनटेंजिबल फिक्स एसेट, ठीक है। अब ये होते क्या है? तो पहले बात करते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट की। ये टेंजिबल फिक्स एसेट ऐसी एसेट्स होती हैं जिनकी यहाँ पर फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसको हम यहाँ पर टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो मशीन है, ठीक है, हमने यहाँ पर मशीन परचेज किया है, इसका बेनिफिट हमें यहाँ पर क्या है? 5 सालों तक मिलेगा, ठीक है। पहले तो ये क्या है? हमारी यहाँ पर नॉन करंट एसेट है, उसके अंदर ये एक फिक्स एसेट है, उसके अंदर ये हमारी एक टेंजिबल एसेट है, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर फील कर सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट की। ऐसी एसेट जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, पर उनका बेनिफिट जो है वो यहाँ पर कंपनी को मिल रहा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए गुडविल आप लोगों को पता है, रेपुटेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, ठीक है, उसका काफी इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मिलता है किसी पर्टिकुलर कंपनी की। अगर मान लो किसी कंपनी की जो गुडविल है वो मार्केट में हाई है, तो लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे चाहे वो महंगा भी हो। तो इस गुडविल की वजह से उसे यहाँ पर जो है प्रॉफिट हो रहा है, उसे यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। तो ये भी हमारे लिए क्या है? एक एसेट है, पर क्योंकि इसके कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हम देख नहीं सकते, तो इसको हम इनटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में जो है यहाँ पर डालते हैं। क्लियर है? उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सिंपली देखो, कुछ हम लोग जब हमारे पास एडिशनल फंड्स बच जाते हैं तो हम उसको मार्केट में डिफरेंट शेयर्स में जो है इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट किया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि इनका जो मेच्योरिटी पीरियड है ना वो 1 साल से ज्यादा का होना चाहिए, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा के लिए है वो हमारा यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाता है, यानी कि हमने लंबे समय तक के लिए पैसा जो है इन्वेस्ट किया होता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो भी हमने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस किसी अदर पार्टी को यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं तो वो भी हमारे लिए यहाँ पर एसेट ही होते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो हमारे यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज का हिस्सा था, तो ये तो हमारा यहाँ पर होगा ही नहीं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स के। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल एसेट दैट मे बी लिस्टेड ऑन अ बैलेंस शीट। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि फिक्स एसेट ये 2 पार्ट होता है, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। तो इसमें से कौन सा ऐसा एसेट है जो कि इनटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में फॉल करता है? इनटेंजिबल एसेट है। पहला क्या है? बिल्डिंग। दूसरा क्या है? पेटेंट। तीसरा क्या है? अकाउंट्स पेबल। चौथा क्या है हमारा यहाँ पर? इन्वेंट्री। तो आंसर हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पर? पेटेंट इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारा, जब भी हमें कोई चीज नहीं बनाई है तो हम उसका पेटेंट करवा के रख लेते हैं ताकि कोई और पर्सन जो है इसको यूज ना कर सके, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में काफी टाइम तक जो है वो मिलता है। तो पेटेंट्स हमारे यहाँ पर क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है।
क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑन बैलेंस शीट इन्वेंट्रीज कैश इक्विवेलेंट्स एंड अकाउंट रिसीवर्स आर लिस्टेड अंडर विच कैटेगरी, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर जो भी हमारे यहाँ पर इन्वेंट्रीज होती हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होती हैं, अकाउंट रिसीवेबल होते हैं, वो किस कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो आंसर हमारे यहाँ पर देखो क्या, ऑप्शन बी करंट एसेट इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जितने भी एसेट्स है ना उसको हम एक साल के अंदर अंदर जो है यहाँ पर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो कैश एंड कैश तो हमारा पहले से ही कैश में कन्वर्टेड है, ठीक है। कुछ हमारे यहाँ पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जिसको हम जल्दी से कैश में जो है तब्दील जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक होता है। सिंपली देखो, जो भी हमने यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज जिसमें भी हम लोग डील करते हैं, उसका जो स्टॉक हमारे पास यहाँ पर बच जाता है वो हमारे इन्वेंट्री की जो है कैटेगरी में आता है। अब ये भी हमारे लिए एक एसेट है और उसको हम जल्दी से ही बेच के जो है कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये भी हमारे करंट एसेट की कैटेगरी में ही जो है आ जाता है। उसके बाद देखो अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, जब भी हम क्रेडिट पे सामान बेचते हैं तो जो भी पैसा हमने रिसीव करना होता है वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल के अंडर आ जाता है, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर जो है ट्रेड रिसीवेबल के नाम से यहाँ पर जो है जानते हैं, ठीक है। और इसके भी हमारे यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं, पहला हमारा यहाँ पर क्या होता है डेटर, और दूसरा हमारे यहाँ पर क्या होता है बिल्स रिसीवेबल। क्या होता है हमारे यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल। डेटर देखो सिंपली हमने क्रेडिट पे सामान बेचा, उसने बोला कि 3 महीनों बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाया डेटर, जिससे हमने फ्यूचर में कोई अमाउंट जो है रिसीव करनी है। उसके बाद क्या है बिल्स पेबल। बिल्स की पेबल क्या है कि हमने क्रेडिट पे सामान बेचा, हमने सामने वाले पर्सन से रिटर्न में लिखवा दिया कि आप मुझे इतने टाइम बाद जो है पेमेंट कर दोगे, तो ये हमारे क्या बन जाते हैं बिल्स रिसीवेबल, यानी कि ये स्पेशल वाले डेटर जो है होते हैं। तो ऑप्शन भी करंट एसेट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, इफ द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट इज ग्रेटर देन इट लायबिलिटीज इट मींस कंपनी। अगर यहाँ पर किसी केस में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो अगर किसी कंपनी की जो एसेट्स होगी उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू होगी, रियलाइजेबल मतलब कि उसको जब हम मार्केट में सेल करेंगे तो कितनी वैल्यू हमें यहाँ पर रिसीव हो जाएगी, वो अगर उसकी लायबिलिटीज से ज्यादा है, यानी कि जितने भी इक्विटी एंड लायबिलिटी से ज्यादा है, तो वो हमारी यहाँ पर क्या कहलाती है। तो आंसर हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन है कंपनी इज कंसीडर्ड सॉल्वेंट, क्योंकि कंपनीज के पास वो सफिशिएंट फंड्स है जिसका यूज करके वो जितनी भी अपनी लायबिलिटीज हैं उनका यहाँ पर जो है पे ऑफ कर पाए, उनको यहाँ पर पे कर पाए। क्योंकि देखो हम किसी भी कंपनी को इंसॉल्वेंट कब कंसीडर करते हैं, जब वो अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए कैपेबल नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। और यहाँ पर लायबिलिटीज की जो बात की जा रही तो इसमें हमारा इक्विटी जो है वो इंक्लूड नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी यहाँ पर जो थर्ड पार्टीज की लायबिलिटीज होती है वो यहाँ पर हमारी जो है इंक्लूड होती है। क्लियर है। नेक्स्ट भी यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग द बैलेंस शीट। इसमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो कि हमारी यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द बैलेंस शीट। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट जो भी हमने बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी शो की है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर जो भी इक्विटीज होंगी और जितनी भी हमारी यहाँ पर लायबिलिटीज होगी वो हमेशा हमारे यहाँ पर बराबर होती है किसके, हमारे यहाँ पर एसेट्स के, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी पैसा इक्विटी और लायबिलिटी से रेस करते हैं उसको एसेट को ही परचेज करने के लिए जो है यूज करते हैं। ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर बनाई है ना, इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बैलेंस शीट इक्वेशन। तो इसमें से कौन सी हमारी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द बैलेंस शीट इक्वेशन। पहले देखो क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल का मतलब क्या है हमारे यहाँ पर इक्विटी, तो ये भी हमारा यहाँ पर क्या है करेक्ट, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, तो ये भी हमारे यहाँ पर क्या है करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, अगर इस फॉर्मूले को मैं चेंज करना चाहूँ तो अगर मुझे यहाँ पर लायबिलिटीज को कैलकुलेट करना है तो सिंपली क्या करूंगा, मैं एसेट्स में से अगर मैं अपने यहाँ पर इक्विटी यानी कि जो हमारी यहाँ पर कैपिटल है उसको यहाँ पर माइनस कर दूं तो यहाँ पर हमारा लायबिलिटीज जो है वो निकल के आ जाएगा। ऐसे अगर मैं कैपिटल को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूं तो यहाँ पर हमारा जो है कैपिटल जो है निकल के आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर देखो क्या है, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन से बैलेंस शीट इक्वेशन बनानी है कि ये जो ट्रांजैक्शन हमारी हुई है इससे हमारी बैलेंस शीट इक्वेशन जो है वो यहाँ पर कैसे बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, रोहन स्टार्टेड बिजनेस, यानी कि रोहन है यहाँ पर ऑनर है बिजनेस का, उसने यहाँ पर रोहन मिल स्टार्ट किया है यहाँ पर 50,000 रुपए से। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आई, कैपिटल आई, जो यहाँ पर ऑनर ने यहाँ पर पैसा लगाया। कैपिटल मैंने आपको पहले ही बताया, आपको कंफ्यूज नहीं होना। कैपिटल मतलब क्या है, ऑनर का पैसा जो ऑनर ने लगाया यानी कि इक्विटी, ठीक है। उसके बाद देखो कैपिटल हमारी यहाँ पर कितनी है, कैपिटल हमारी यहाँ पर कितनी आई 50,000 रुपीज की, कितनी आई 50,000 रुपीज की, जिससे बिजनेस के पास क्या आया, कैश कितना है यहाँ पर 50,000 रुपीज। तो आप देखोगे कि कैपिटल और कैश एक दूसरे के यहाँ पर इक्वल है, क्योंकि अभी लायबिलिटीज जो है हमारे यहाँ पर जीरो, पैसा लगा 50,000 रुपये ऑनर ने लगाया, कैश हमारे पास एसेट जो है वो 50,000 रुपये की यहाँ पर आई। क्लियर है आपको। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पर देखो क्या है कि हमने यहाँ पर गुड्स परचेज की 20,000 की ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे हमने यहाँ पर जो है गुड्स को
परचेज किया है, ठीक है। तो गुड्स परचेज करने से सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारी यहाँ पर स्टॉक का जो एसेट था वो यहाँ पर 20,000 से जो है इंक्रीज हो गया, 20,000 से इंक्रीज हो गया। साथ के साथ हमारी जो यहाँ पर लाइबिलिटी थी वो भी 20,000 से यहाँ पर क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, क्योंकि पहले कैपिटल कितनी थी 50,000 रुपये, पर हमने क्रेडिट पे सामान परचेज कर लिया है, तो जिसकी वजह से हमारी एक लाइबिलिटी यहाँ पर जो है क्रिएट होगी, जिसकी हमें यहाँ पर जो है पेमेंट जो है वो करनी है। कितने की क्रिएट हुई है, 20,000 रुपये। अगर हम दोनों साइड का टोटल करें तो टोटल हमारा यहाँ पर कितना आएगा, 70,000। कितना आएगा यहाँ पर 70,000। तो आप देखोगे कि कैपिटल और लाइबिलिटी इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर क्या होता है, एसेट्स होता है। क्लियर है। उसके बाद फिर से एक ट्रांजेक्शन हुई हमारी, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 10,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट करवा दिया अपने बैंक अकाउंट के अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली देखो, हमने जब बैंक में डिपॉजिट करा तो हमारा एक नया एसेट जो है क्रिएट हो गया, जो कि बैंक है 10,000 रुपये, उसमें 10,000 रुपये जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। पर क्योंकि देखो हमने कैश, अपना जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ था उसी को बैंक में डिपॉजिट करवाया है, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ पर कैश अकाउंट का जो बैलेंस था वो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 40,000 रुपीज़ ही रह गया। तो फिर आप अगर यहाँ पर टोटल करके देखोगे तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 70,000 ही रहेगा, और ये जो है एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। क्लियर है। उसके बाद अब देखो ये जो इक्वेशन है वो हमारी बन चुकी है, तो आंसर हमारा यहाँ पर देखो क्या होगा, कैपिटल हमारी यहाँ पर 50,000 रुपये की होगी, लाइबिलिटी हमारी यहाँ पर 20,000 रुपये की होगी, कैश हमारा यहाँ पर 40,000 रुपीज़ का होगा, स्टॉक हमारा 20,000 रुपीज़ का होगा, और बैंक हमारे यहाँ पर 10,000 का होगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये हमारी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने यहाँ पर ये प्रूव किया कि जो हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट इक्वेशन है वो यहाँ पर करेक्ट होती है, हमारे कैपिटल और लायबिलिटी से हमेशा जो है एसेट के इक्वल जो है होती है। क्लियर है। नेक्स्ट हुई यहाँ पर क्या है, कैपिटल ऑफ द कंपनी आर 40,000 रुपीज, लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी इज 20,000 रुपीज, व्हाट आर द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। हमें यहाँ पर टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला देखो क्या है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर क्या होगा, एसेट्स। क्या होगा हमारे यहाँ पर, एसेट। तो कैपिटल हमारी यहाँ पर कितनी है, कैपिटल हमारी यहाँ पर कितनी है, 40,000 रुपीज़ की। लाइबिलिटी हमें यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर लाइबिलिटी हमें यहाँ पर कितनी गिवन है, 20,000 रुपीज़ की, और हमें यहाँ पर एसेट जो है कैलकुलेट करें। तो इसका जो हम टोटल करके टोटल निकालेंगे तो ये हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60,000 इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो 60,000 हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, एसेट्स आ जाएगा। क्लियर है। अगर इससे मैं यहाँ पर लाइबिलिटी कैलकुलेट करना चाहती हूँ, मान के चलो हमें यहाँ पर एसेट्स गिवन है कितने की, यहाँ पर 60,000 रुपीज़ की, और लाइबिलिटी हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, तो वो मैं यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करूंगा, सिंपली देखो 40,000 को मैं उधर ले जाऊंगा, तो लाइबिलिटी इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60,000 माइनस 40,000, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20,000 इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखोगे लाइबिलिटी हमारी यहाँ पर 20,000 की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है बैलेंस शीट इक्वेशन के हेल्प से कोई भी एसेट्स हो, कोई भी लाइबिलिटी और कैपिटल को यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर सकती हो। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रिलेटेड थे किसके साथ, हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट इक्वेशन के साथ, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट के साथ। तो आई होप आपको यहाँ पर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एवरीवन।